बैक टू माई चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 4 की, जिसका नाम है इतिहास, विचारधारा और समाज। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यूनिट से जुड़ा PDF भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसे आप दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चैनल पर हमने अब तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू, MA हिस्ट्री और एग्जाम के रेफरेंस से जरूरी प्रश्नों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप आपको चैनल से जुड़े सभी वीडियोस और प्लेलिस्ट पसंद आ रहे हो। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिले। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास को विचारधारा और समाज के संदर्भ में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विचारधारा से। विचारधारा, जिसे अंग्रेजी में आइडियोलॉजी कहते हैं, वे आखिर होती क्या है, ये समझते हैं। देखिए, विचारधारा एक तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण, धारणाओं और विचारों की एक व्यवस्था यानी कि सिस्टम है। जब हम विचारधारा का अध्ययन करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साथ साथ मानव जीवन के संदर्भ में इसे समझते हैं। एक प्रकार से वर्तमान जीवन में जीते हुए भविष्य की किसी खास समझ के आधार पर कल्पना की जाती है। और हम सभी जानते हैं कि समाज में अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। हालांकि इतिहास में कुछ गिनी चुनी विचारधाराएं ही प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई, और विचारधारा, समाज और इतिहास आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं कि इतिहास में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण मानी गई या फिर अपनी एक खास जगह रखती हैं। विचारधारा जो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों पर ही समान रूप से प्रभाव छोड़ती हैं और एक समझ तैयार करती हैं, वे अलग अलग दौर में लोगों के सामने आई। दोस्तों, आपने एथेंस का नाम तो सुना ही होगा, जहां पर शुरुआती लोकतंत्र का आरंभ किया गया था। हालांकि उसे अल्प लोकतंत्रवादी राष्ट्र कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां भी कुछ लोगों को लोकतंत्र के अधिकारों से वंचित रखा गया, जैसे कि गुलाम, महिलाएं और विदेशी लोग। यहाँ की व्यवस्था और विचारधारा को समझाने का कार्य वहां के एक नागरिक थुसीदीदेस ने किया। ये विचारक अपने लेखन में एथेंस और स्पार्टा के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति को दर्शाते हुए दोनों के अलग अलग तरह के शासन की बात करते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से ये विचारक लोकतंत्र के विरोधी थे। ये मानते थे कि यूनान में यानी कि एथेंस में नैतिक सिद्धांतों के प्रति बहुत अधिक झुकाव था। अलग अलग धारणाओं और सांस्कृतिक अभिरुचियों से उत्पन्न हुई अलग अलग तरह के दृष्टिकोणों का एक खासा प्रभाव था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यूरोप की बात करते हैं। देखिए, यूरोप में यूनानी और रोमन पुरा काल के तहत आता है, और इसके बाद मध्यकाल और उसके आखिर में आधुनिक काल। तो मध्य युग की बात करते हैं। मध्य युग मुख्यतः सामंती समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी अलग अलग विचारधाराओं के संबंध में प्रचलित था। हमने सामंती व्यवस्था की बात की तो उसके अंदर भूस्वामियों की अधिक शक्ति, चर्च की पावर और किसानों की भूमिका दासों के रूप में फिक्स की गई थी। अब क्योंकि समय के साथ हर व्यवस्था का अंत होता है और एक नई व्यवस्था आती है, तो ऐसा ही ठीक सामंतवाद के साथ हुआ। शहरी वर्ग का उत्थान हो गया, स्वतंत्र रूप से उत्पादन करने की प्रेरणा मिली, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, और अंत में जब किसानों ने भी विद्रोह करना शुरू किया तो सामंतवादी व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत हो गया। जब सामंतवादी व्यवस्था अपने चरम स्तर पर थी, उस समय जो लोग सत्ता में थे उनके गुणगान गाने, उन्हें शूरवीर मानने और उनकी तुलना ईश्वर से करने का बहुत अधिक प्रचलन था। और इसके अलावा ये विचार भी प्रचलन में था कि मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता है, उसकी किस्मत ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। और लोगों को स्वर्ग और नरक जैसी धारणाओं से अलग अलग तरीके से डराने का प्रयास किया गया। सामंतवादी व्यवस्था खत्म होती है, इसके तुरंत बाद पूंजीवादी व्यवस्था का आगमन हो जाता है। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अलग अलग प्रयोग भी लोगों के सामने आने लगे। इस समय के साथ पुनर्जागरण, मानवतावादी संस्कृति का उदय और वर्ग व्यवस्था आ गई, यानी पूरा समाज 2 वर्गों में विभाजित था। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए धर्म के क्षेत्र में भी काफी सुधार आए, क्योंकि अब लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जा रहे थे, अन्य स्थानों की अलग अलग संस्कृति को समझ रहे थे, वहां से ज्ञान जुटा रहे थे। तो अब उन्हें सही और गलत के बीच में भेद करना आ गया था। इसी संदर्भ में कैथोलिक धर्म और पॉप के सत्ताधारी सिद्धांतों के खिलाफ भी आवाज उठनी शुरू हुई। इसके सबसे प्रतिष्ठित नेता मार्टिन लूथर माने जाते हैं। फिर समय के साथ आर्थिक व्यक्तिवाद जैसे विचार सामने उभर कर आए। इसके अलावा देशों के बीच सीमा के बंधनों को हटाते हुए मुक्त व्यापार की नीति लाई गई, जिसके माध्यम से व्यापार क्षेत्र में क्रांति आ गई।
परंतु काफी हद तक एक राष्ट्र के तौर पर अपने लोगों को जो अवसर मिलने चाहिए थे उनमें कटौती कर दी गई। और उसके अलावा प्रबोधन यानी कि एनलाइटमेंट का युग लोगों को देखने को मिलता है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति से काफी हद तक इंस्पायर था। और समय के साथ साथ स्वतंत्रता, स्वायत्तता, अलग अलग कानून, अधिकार और समानता जैसे विचार लोगों की सोच को आधुनिकता के तराजू में तोलने लगे। अब हमने विचारधारा को एक मोटे तौर पर तो जान लिया, अब विचारधारा के अर्थ को समझते हैं। विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस के दार्शनिकों ने किया, जो इसे केवल मानव की बुद्धि के दर्शन शास्त्र से संबंधित मानते थे। और फिर अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा तो विचारधारा का अर्थ बदला। अब विचारधारा को विचारों का विज्ञान कहा गया, यानी कि विचारधारा अब एक तरीके के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, जिसे एनलाइटमेंट और फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से और भी अधिक समर्थन मिला। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के कुछ समय बाद जब नेपोलियन का आगमन हुआ तो नेपोलियन ने विचारधारा का पुरजोर विरोध किया। नेपोलियन का तर्क था कि लोगों को संप्रभुता या फिर उनके अधिकारों के प्रति इतना ऊंचा उठाकर दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग इस संप्रभुता का यूज करने के लिए सक्षम ही नहीं है। नेपोलियन ने विचारकों को जनता की वास्तविक भूमिका पर ध्यान देने पर केंद्रित किया, न कि काल्पनिक भूमिका पर, जो कि संभव ही नहीं हो सकती थी। विचारधारा की दो अलग अलग श्रेणियां लोगों के सामने रखी गई, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक श्रेणी के अंतर्गत समाज के दो अलग अलग वर्गों को रखा गया। एक वे श्रेणी जो संख्या में कम है परंतु सत्ताधारी थे, और एक वे श्रेणी जो संख्या में तो बहुत अधिक है परंतु उन पर शासन कोई और करता है। और ये दोनों ही वर्ग समाज के हितकारी पक्ष की ओर अपनी अपनी विचारधाराएं रखते थे। परंतु वही नकारात्मक विचारधारा की बात करें, जो कि एक तरफा गलत तरह के परीक्षणों और निष्कर्षों के भ्रम पर आधारित है, और जो कई बार विचारधारा पर आधारित न होकर अनुभव और शक्ति का अधिक प्रदर्शन करते हैं। इसी कड़ी में हीगल, एंगल्स और कार्ल मार्क्स जैसे प्रसिद्ध विचारकों ने समय समय पर अपने विचार रखे। हीगल नामक विचारक ने राज्य और अधिकार संबंधी जो भी विचार रखे थे और विचार और अस्तित्व के बीच में जो संबंध बताया, उसकी आलोचना एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के माध्यम से की। हीगल ने अधिनायकवादी राज्य की बात की, जो किसी भी एंगल से स्वतंत्रता संबंधित विचार का नेतृत्व नहीं करता। इसके अलावा मनुष्य और उसके व्यक्तित्व की रचना केवल भगवान द्वारा की गई है, यह भी एक तरफा विचार है। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स और एंगल्स की विचारधारा की। कार्ल मार्क्स ने धर्म को लोगों के लिए एक तरीके का अफीम बताया। उसके ठीक बाद पूंजीवादी समाज, जो कि सामंतवादी समाज के ठीक बाद आया था, कि असंतुलित आर्थिक संबंध की उन्होंने घोर आलोचना की। इसके अलावा श्रम के भेदभावपूर्ण विभाजन और निजी पूंजीवादी संपत्ति के संबंध में भी उन्होंने अपने तीखे विचार रखे। 1845 से 46 के बीच में मार्क्स और एंगल्स ने एक संयुक्त दस्तावेज तैयार किया, जो उनके जीवन के बाद ही प्रकाशित हो पाया, जिसका टाइटल था द जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें मार्क्स और एंगल्स ने जर्मन विचारधारा के प्रति अपना आलोचनात्मक रवैया जारी रखा। इसी कड़ी में उत्पादक शक्तियों, जो कि समाज में उत्पादन से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए थे, और उत्पादन बंधन के बीच तालमेल ना होने जैसे विचार सामने रखे गए, और साथ ही विचारों से ज्यादा मानव द्वारा की जाने वाली असल कार्यवाही पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव रखा गया। क्योंकि मार्क्स के अनुसार समाज वर्गों और धरातल स्तर पर श्रेणियों में विभाजित था, इसलिए उनके बीच सामाजिक अंतर विरोध थे, जो किसी भी समाज के विकास में एक बड़ी बाधा बन सकते थे। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की अन्य विचारधाराओं की बात करें तो पूंजीवाद से समाजवाद की और संक्रमण की बात सबसे पहले मार्क्स ने रखी। शुरू में यूनान जैसे अल्प लोकतंत्रवादी राज्य मुख्य भूमिका में थे, उसके बाद सामंतवादी समाज की व्यवस्था देखने को मिलती है, फिर पूंजीवाद, और पूंजीवाद के बाद समाजवादी विचारधारा ने विश्व को प्रभावित किया। अब मार्क्स ने सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताई, उनका सोल्यूशन भी बताया। उनके अनुसार एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कि वर्ग विहीन हो, जिसमें सत्ता का विभाजन वर्गों के बीच ना हो। इसके अलावा उन्होंने पूंजीवाद के पतन के संबंध में भी अपने विचार रखे। उन्होंने पूंजीवाद के अलग अलग पक्षों, जैसे कि एकाधिकार, केंद्रीकृत उत्पादन के साधनों, श्रम के सामाजिकीकरण, पूंजीवादी संपत्ति, उत्पादन के साधनों की वैज्ञानिक प्रगति और अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। और वहीं समाजवादी क्रांति के विचार भी सामने रखे। एंगल्स की बात करें तो उन्होंने विचारधारा के नकारात्मक श्रेणी की एक मिथ्या चेतना के रूप में व्याख्या की, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनका मानना था कि समाज में जितने भी अंतर विरोध हैं, उन्हें छिपाए बिना उनका एनालिसिस सही तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा वे भ्रामक भी हो सकते हैं। और अंत में कार्ल मार्क्स समाज, राजनीति,
संस्कृति, इन सभी के केंद्र में आर्थिक संरचना को रखते हैं। उनके अनुसार यदि किसी राष्ट्र की आर्थिक संरचना मजबूत है तो बाकी मूलभूत आधार अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे। इन सब लेखन कार्य के बाद कुछ उत्तरकालीन लेखक अपनी भूमिका में बढ़ोतरी करते हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मानहाइम, जिनके अनुसार विचारधारा व्यक्ति की वह मानसिक कल्पना है जो किसी विशेष समाज की असल प्रकृति को छुपाने के काम आती है। यानी कि विचारधारा और वास्तविक जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरे अहम विचारक हैं जॉर्ज लुकाच। उनके अनुसार सर्वहारा क्रांति पूंजीवाद से उत्पन्न हुए अंतर विरोधों की वजह से नहीं होगी, न ही पहले से निर्धारित किसी ऐतिहासिक परिवर्तन के नियम से, बल्कि ये मजदूरों के विरोध और आंदोलन के माध्यम से होगी। अगले विचारक भी मार्क्सवादी हैं, जिनका नाम है लुई अल्थुजर। ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के बराबर ही विचारधारा को भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। अगले विचारक हैं अंतोनियो ग्राम्शी। ये मानते हैं कि जो सत्ता यह मानती है कि उनका वर्चस्व सभी पर कायम है, उनकी सत्ता बहुत सारे दमन, लोगों पर किए गए शोषण और एक सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित है। इसके अलावा लोगों द्वारा दी गई मनोवैज्ञानिक स्वीकृति भी इस वर्चस्व की सत्ता को बढ़ाने में कारगर साबित होती है। इसी विचार के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप अधिक जानकारी के लिए चैनल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।